We have with us a league of versatile and talented poets who will enthrall us with their Hindi poetry. Sharing the stage and their works in Hindi ki Aawazein is Jacinta Kerkata, Mahesh Verma, Saurav Rao, Uday Prakash and Jaya Srinivasan. This is quite a formidable lineup. Over to you. हिंदी की आवाज़ें इस सत्र में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ आज काफ़ी दमदार हिंदी की आवाज़ें हैं। सबसे पहले वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ख़ासकर जो हिंदी पढ़ते लिखते हैं उनके लिए, लेकिन जो हिंदी से थोड़ा कम वाकिफ़ हैं उनके लिए मैं इनका थोड़ा परिचय करा देती हूँ आप सबसे। सबसे पहले हमारे साथ हैं हिंदी के बहुत बड़े नाम, कथाकार और कवि उदय प्रकाश जी। फिर हमारे साथ हैं एक छोटे से शहर अंबिकापुर से आए एक बहुत बड़े कवि महेश वर्मा जी। और हमारे साथ हैं हमारे अपने बेंगलोर के सौरभ रॉय। और हमारे साथ हैं जसंता केरकट्टा, जो आती तो हैं झारखंड से, एक आदिवासी परिवेश से, लेकिन उनका परिचय केवल इतने पे सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सीने में हवा फुलाकर मुट्ठी भींचकर प्रतिरोध अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब प्रतिरोध केवल अपना सच कहने से हो जाता है। तो ये अपना सच जो कहती हैं और जिस अंदाज से कहती हैं वही उनका परिचय है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले जसिंता जी को। हाँ, आप सभी को जोहार। जब कुछ महसूस नहीं होता, पहले मिट्टी, पानी, पेड़ मारे गए। पहले मिट्टी, पानी, पेड़ मारे गए, किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। जिन्हें कुछ महसूस नहीं होता, वे बहुत पहले मर चुके होते हैं। बाद में वे सिर्फ दफनाए जाते हैं। सभ्यताओं के मरने की बारी। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। नदी की लाश के ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते। वे सब पानी में तैरते रहते हैं, जैसे नदी के साथ आदमी की लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। विवाह। विवाह को लेकर घर में माँ ने सबसे बारी बारी पूछा और धीरे धीरे सबका विवाह हो गया, पर मुझसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। एक शाम मैंने उनसे पूछा, माँ इस विषय पर तुमने सिर्फ मुझसे ही क्यों नहीं कुछ पूछा? कुछ देर तक चुप रही वह, फिर धीरे से बोली, अगर दोबारा कोई जीवन मिलता मुझे तो मैं फिर कभी विवाह नहीं करती। तुम में मैंने हमेशा खुद को ही देखा, शायद इसलिए तुम्हें विवाह के लिए कभी नहीं टोका। पश्चाताप। माँ से बाबा ने कभी प्रेम नहीं जताया, इसलिए हम भी कभी
बाबा से प्रेम नहीं कर पाए। इस बात के लिए भी उन्होंने हर बार माँ को ही जिम्मेदार ठहराया। एक दिन हमने महसूस किया बाबा को माफ़ किया जाए, अपना दिल साफ किया जाए। इसलिए जब वे बूढ़े होने लगे हमने उनको फिर से संभाल लिया और लगा इस तरह पश्चाताप किया। पर बहुत दिनों तक एक बात सोचते रहे, हर स्त्री हर बार हर आदमी को इसी तरह माफ़ करती है, उनके लिए अपना दिल साफ करती है, पर वे जो इस धरती पर जीवन भर स्त्रियों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, आखिर वे किधर जाकर पश्चाताप करते हैं। जहाँ कुछ नहीं पहुँचता, पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता। मातृभाषा में कोई स्कूल नहीं पहुँचता, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुँचता, बिजली नहीं पहुँचती, इंटरनेट नहीं पहुँचता, वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता। साहब, जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता वहाँ धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुँचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। शायद अगर थोड़ा मौका मिलेगा तो हम फिर से थोड़ा सा और सुनेंगे आपसे। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी सौरभ राय जी से कि वो आएँ और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। यहाँ बेंगलोर में हिंदी कविता की मुहिम चलाने वाले सबसे बड़े नाम सौरभ रॉय। बहुत बहुत शुक्रिया जया जी। इसके बाद शायद मौन ही इसका सबसे अच्छा उत्तर है। क्योंकि अच्छी कविता ताली नहीं सन्नाटा पैदा करती है और इनकी कविताओं ने ये किया है। तो जसिंता जी इस प्रोग्राम के आयोजन की टीम का हिस्सा होने के नाते भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आई और बहुत अच्छी कविताएं आपने पढ़ी। मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। ये कविता है पुरुष प्रतीक के विरुद्ध। पुरुष प्रतीक के विरुद्ध। मासिक पीड़ा से छटपटा रही थी तुम, दूसरी तरफ चिल्ला रही थी बेटी। जब कुछ समझ में नहीं आया थोड़ी देर तुमसे लिपट कर लेटा रहा, दुखते पेट पर मलता रहा हाथ, फिर दूध उबाला, तुम्हें गर्म पानी का बैग दिया, बेटी को पैर पर रख कर सुलाया, गाता रहा उसके पसंद का गाना उसके सोने के बाद भी। ये वो दिन थे जब सब मान चुके थे औरत का नौकरी करना ज़रूरी है, लेकिन किसी को नहीं था स्वीकार कि घर बैठ जाए आदमी, और उनमें से कोई यहाँ मौजूद नहीं था। बेटी का पोचाड़ा खींचता, तुम्हारा रक्त ब्रश से घिंचता, जब दुख रहा था देह का पुर्जा पुर्जा, लेकिन फोड़ देता पहाड़ भी अगर आ जाता सामने। सच कहता हूँ तब उस क्षण मैंने अपने को महसूस किया था पुरुष प्रतीक के विरुद्ध। धन्यवाद। एक कविता है टकराना। चलते हुए आदमी से टकराया तो माफ़ी मांगी, लिफ्ट में टकराया स्त्री से तो आंखें बचाईं, शर्मा कर माफ़ी मांगी। साइकिल से टकराई साइकिल तो वह बूढ़ा मुझे उठाने दौड़ा, चेन लगाई, हैंडल सीधी की। उस शाम उसका खून सना टखना मैं करता रहा याद। जब टकराई मोटरसाइकिलें मैंने मरोड़े कॉलर, हगवाए पैसे। भिड़ा दी कार तो दोनों उतरे अलग अलग भाषाओं में गरियाते, और कितने पास से देखी मृत्यु जब वो लौटा पलट कर डिक्की से स्पैनर निकाल। जैसे तैसे बचा स्टीयरिंग मोड़ी, फिर मैंने पैदल चलतों पर हॉर्न मारा, जाहिल गंवार। धन्यवाद। मेरी जो ये 2 दिन पहले ही मेरा ये नया संग्रह छप कर आया है। इससे पहले जो मेरी किताब थी जो मैंने लिखी थी वो जापानी हाइकू का अनुवाद का काम मैंने किया था। तो वो उस दौरान मैंने भी कुछ छोटी छोटी क्षणिकाएँ लिखी थी प्रेम पर, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये छोटी छोटी 3 लाइन की कविताएं हैं, प्रेम क्षणिकाएँ। प्यासी चिड़िया पीती मेघ से पानी मार के चोंच, वन में भोर
खोल आंखें हजार नाचता मोर, पैर पर बिच्छू दौड़ती बिजली पूरी देह में, बंद कमरा चूड़ियों की खनक दिन दहाड़े, चांद की छाया पानी पर पड़ती एक बगुला, ठंडी हवा में कली थरथराती खिल जाती, दो शांत पेड़ साथ जीवन भर गुलमोहर, एक हो जाते वसंत के बादल और खो जाते, भन भन भिनभिनाती मक्खी सूरजमुखी, दिन में चांद आसमान की आंख में रात की किच्ची, यात्रा के बीच पहाड़ आओ बैठें पीठ टिकाकर। शुक्रिया। एक कविता है किरदार। किरदार मैं खुद स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये इस कविता का मेरे स्कूल से कोई संबंध नहीं है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन ये मेरे बचपन की स्मृति और बाकी अनुभवों से ली गई कविता है। किरदार। आपने मुझे मारा, मुझे दर्द हुआ, आप बोलकर भी तो समझा सकते थे, आपको सॉरी बोलना चाहिए। सिर्फ इतना कहा उस नए बच्चे ने, वो खूंखार मास्टर रोने लगा। जो दौड़ा दौड़ा कर ढूंढता था लड़कों को, तोड़े थे कितनों के दांत, और थर्राता था जिससे प्रिंसिपल तक स्कूल का, आज हू रोए जा रहा था क्लास के बीच खड़ा। किसी ने कहा मास्टर को दौरा चढ़ा है, किसी ने उन्हें बिठाया, पानी पिलाया, घंटी बजाकर चपरासी हंसा, मास्टर की नौकरी गई। ऐसे भी कोई किरदार तोड़ता है? शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी बेटी यहाँ पर मौजूद है, तो उसके लिए एक कविता लिखी थी। कविता का नाम है मिटाओ। छोटी 2 साल की बिटिया पेंसिल लेकर आई, कागज़ पर काट कूट कर मुझसे बोली मिटाओ। रबड़ से मिटाते हुए मैं सोच ही रहा था, इसमें क्या मज़ा कि आप जो लिखें सामने वाला मिटा दे। कि इस बार उसने पेंसिल 65 दफ़ा पूरा घिसा। मछली के पेट में हाथी की सूंड पर आकाश गंगा, जिसे मिटाने में काफ़ी वक्त लगा। आखिरी क्षणों तक उसकी पेंसिल लाठी लेकर मेरा कर रही थी पीछा, और रबड़ के बहते आंसुओं के समुंदर में लिखने और मिटाने का फ़र्क तक मिट चुका था। और अब जब मैं लिख रहा हूँ यह कविता, मैडम चीस चुकी है पूरी कॉपी और पकड़ा गई है मुझे मिटाओ। शुक्रिया, शुक्रिया। एक कविता है मुस्कुराइए कि आप कैमरे पर हैं। मैंने कोका कोला खरीदा है, जिसे जितना गटकिए उतनी बढ़ जाती है प्यास, बशर्ते इसके गर्म होने से पहले हम खाली कर दे बोतल। मैंने एपिटाइज़र खरीदा है, जिसे हम खाते हैं खाने से पहले ताकि और खाना खा सकें। यहाँ बूढ़े लाठी नहीं चलते हैं शॉपिंग कार्ट के सहारे, और डायपर पहना अधेड़ बच्चा झूलता है 2 काउंटरों के बीच बैठा उकड़ूं। बच्चे को क्या पता, सबके जीवन में आता है वह क्षण जब माएँ उन्हें उतार देती हैं गोद से, फिर कभी नहीं उठाने के लिए। मैं क्रेडिट कार्ड से रेत सकता हूँ किसी का गला, मैं सरकार नहीं चुन सकता, इसलिए 575 विकल्पों से लड़ झगड़ कर मैंने चुना है टूथपेस्ट। आप भी मुस्कुराइए। एक आखिरी कविता, इसके बाद मैं अपनी आवाज़ को विराम दूंगा। कविता का नाम है जैसे जैसे पिता से दूरी कम होती गई। पिता को माँ से पहचाना। माँ दिन भर घर पर खटती, पिता बाहर खटते कमा कर लाते। जब नाइट शिफ्ट से लौटते पिता, घर दिन भर उनके खर्राटों पर चलता रहता। माँ उसी के ताल पर प्याज काटती, कपड़ा खींचती, मैं उसी के ताल पर कच्ची पक्की शायरी लिखता। पिता उठते और शर्ट पैंट पहनकर निकल जाते। दोस्त के घर जाना है, पिता से पूछेंगे। पैसे चाहिए, पिता से मांगेंगे। उनसे दोस्ती मत करो, पिता को पसंद नहीं। 1-2 बार हम पतंग उड़ाने भी गए, मगर हवा कहाँ थी। मैं इसी से शक्ति पाता। गाने में अव्वल आया, पिता को सुनाना है। आज 4 छक्के जड़े, काश पिता देख पाते। फिर जैसे जैसे पिता से दूरी कम होती गई, जब स्कूल में हाथ टूटा, पिता अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। कॉलेज एडमिशन, ट्यूशन बारिश से लड़कर करवाया। फिर खुलते गए पिता, तो पता चला ये आदमी कितना कमज़ोर है। वही कहानियाँ बार बार सुनाते, वही चुटकुले।
दुनिया की कोई जानकारी नहीं, पॉलिटिक्स खराब। मैं दोस्तों से कहता यार घर मत आओ, जब नौकरी लगी उन्हें समझा ही नहीं पाया अपना काम। एक बार मैंने कविता पर बात की तो पकड़ाने लगे पैसा। अब भी रोज़ करते हैं कॉल, पूछते हैं मौसम हालचाल, माँ से कहलवाते हैं घर आओ। शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अब हम सुनेंगे महेश वर्मा जी को। इनकी जो कविताएं हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे भीतर और बाहर के बीच का जो संवाद है वो कैसे होता है, कितनी कोमलता से हो सकता है, और जो बिंब और जो कविताओं की बनावट है वो इतनी नाजुक हो सकती है कि उसको अगर हाथ लगाएं तो शायद मुरझा जाए। तो सुनते हैं महेश जी को। शुक्रिया जय। ये दो कविताएं मैंने लिखी हैं चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें हमारे पास छूट जाती हैं, बरसों तक रखी रहती हैं, तो उसके बारे में ये कविताएं हैं। दो ढंग से देखने की कोशिश की है, तो आप लोग भी सुनिए। यकीन। हर एक चीज़ पर यकीन करो। यकीन करो कि इसी चीज़ में ज़िंदगी का जादू छुपा है, उसकी आग, उसकी कशिश और पुराना पागलपन। इसी चीज़ में न सोई गई सुंदर रातें हैं, जहाँ सितारे ओस की तरह हमारी आँखों में टपकते थे। इस चीज़ को छुओगे और यह सूखे आंसुओं वाला, सूखे अंधेरे कुएं का वक्त तिलस्म की तरह बहरा कर गिर जाएगा, और उसे पूरे चांद की रात का जादू अपनी लहरों में खींच लेगा। हर एक तिनके को संजो कर रखो। हर एक तिनके के पास अपना जादू है और अपनी याद। रंगीन पन्नियाँ, सबसे छोटे धागे के सबसे रंगीन टुकड़े, ना लिखी गई चिट्ठियाँ और ना बोली गई बातें, इन पर यकीन करो और उस यकीन को सहेज लो। जैसे यह किताब, इस किताब के हर पन्ने पर सूखे हुए फूल हैं, उदास पत्तियां हैं, या किसी सुंदर वाक्य के नीचे लकीर खींची है। इसे अपने भीतर सहेज कर रखो। सहेज कर रखो आत्मा पर लगी हुई खरोंचें और उससे रिश्ता हुआ खून। ये भी कविता है, इसका शीर्षक भी यकीन ही है। चीज़ों का यकीन मत करो कि उनसे कुछ याद आ जाएगा, कि उनका कोई इस्तेमाल भी है। अलगनी पर रखी कमीज़ हो या कोई पुराना ख़त, कोई आवाज़, कोई सूखा फूल या इत्र की खाली शीशी, मोहब्बत की नज़्म हो या कोई खनकती हुई हंसी, इन्हें दूर से देखो। यह पहले ही मर चुकी चीज़ों की फहरिस्त है। याद एक मुर्दा लफ्ज़ है और उम्मीद एक खाली जगह। और अगर तुम्हें खुद को फरेब देने और यकीन को ज़िंदा रखने का शौक़ है, अगर किसी बदनसीब रात तुम्हारा बस न चलता हो अपने आप पर और तुम किसी चीज़ के पास आ ही गए हो, जैसे कोई कलम, पंख, आंसू वगैरह, तो उसकी शाह रग को छू कर देखो। वहाँ एक ठंडा बेहिस्पन है, तुम्हारी यादगाह नहीं। वहाँ कुछ भी नहीं धड़कता। ये कविता है कुछ नहीं, इसका शीर्षक है कुछ नहीं। व्यस्तता छोड़कर एक पल को रुकना होगा। सुननी ही होगी मेरी बात। संक्षेप में कहने को मत कहना, कुछ नहीं है बात, इसी से देर लगेगी। मत पूछना कि इससे तुमको क्या कि रात के ठीक किस पहर गिरते हैं पारिजात। नीली देह वाली यह शोख नदी अकेले में क्या कहती है चांद से, तारों से, रात से। मत कहना ऊब कर कि तुम्हें न बताऊं बचपन के बक्से के बारे में, जिसमें रखे पत्थर और कांच के टुकड़े तुम्हें ही सौंपने की इच्छा में बिता कर आया हूँ आयु। रुक कर सुननी होगी छोटे कोमल बछड़े, समुद्र और हवा के गोपनीय रिश्ते की कविता। बैठना होगा धैर्य से इस साफ पत्थर पर, कण भर भी इस पर धूल नहीं है।
बात कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहा जा सकेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा, कुछ पल रुकना होगा, सुननी होगी बात। एक कविता है नसीहत। वसीयत चुपचाप लिखनी चाहिए और लिखकर भूल जाना चाहिए। जहरीली हवा और राख से ढके इस संसार में क्या है छोड़कर जाने के लिए। किसी बोझिल दिन के उदास विवरणों को डायरी में दर्ज करने जैसा सबसे छोटी पर्ची में सबसे साधारण अक्षरों में लिखना और लिखकर भूल जाना चाहिए। गीत लिखना चाहिए गुनगुनाते हुए, एक हारी हुई लड़ाई की टेक पर लौट आए सबसे पुराना छंद। व्यर्थ के तुकांत के लिए भी एक सहृदयता मिले, इतना मुस्कुराते हुए सुनना चाहिए गीत। छंद भंग पर हो गया था हृदयाघात, इस किंवदंती पर विश्वास करते हुए गीत लिखना चाहिए। कथा लिखनी चाहिए ऐसे कि पंक्तियों के बीच रिश्ते खून से चिपचिपा जाए उंगली पन्ने पलटते हुए। भले ही कथा का शीर्षक न हो रक्तपात। एक और सुराइयां जी। उदय जी भी उस जगह को जानते हैं, चंदिया। वहाँ जब ट्रेन रुकती है तो सुराहियाँ बेचने वाले दौड़कर ट्रेन में आते हैं। उस पर है ये कविता। चंदिया स्टेशन की सुराहियाँ प्रसिद्ध हैं, ये शीर्षक है। जंगल के बीच से किंवदंती की तरह वह आई प्यास उस गांव में, और निश्चय ही बहुत विकल थी। और चीज़ें क्यों पीछे रहती जब छोटी रानी ने ही उससे अपनी आँखों में रहने की पेशकश कर दी। लिहाजा उसे धरती में ही जगह मिली, जहाँ की मिट्टी का उदास पीला रंग प्रेम कथाओं की किसी सांझ की याद दिलाता है। पहली जो सुराही बनी वह भी प्यास भरने के लिए ही बनी थी, लेकिन कथाएं तो गलती से ही आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ती हुई ट्रेन उस पुराने गांव की पुरानी कथा में थोड़ी देर को जब रुकती है तो लोग दौड़कर दोनों हाथों में सुराहियाँ लिए लौटते हैं, कथा में नहीं, बाहर सचमुच की ट्रेन में। वे भी इसमें पानी ही रखेंगे और विकल रहेंगे। गलती दुरुस्त नहीं हुई है इतिहास की। शुक्रिया। मुझे एक बचकाना सा सवाल भी पूछना था आपसे कि ये जितनी और तमाम विधाएं हैं, जो कलाएं हैं, जैसे एक संगीतकार है या एक नर्तक है या चित्रकार है, वो अपनी कला साधता है और लगभग दुनिया से अनजान वो अपनी कला साधता है। लेकिन एक कवि क्यों कर ऐसा नहीं कर पाता? जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन था कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ेगी, कविता जो है वो और ज़्यादा ज़रूरी होती जाएगी और कवि कर्म और कठिन होता जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य शुक्ल ने भी आलोचना को उस तरह से नहीं साधा जैसा कबीर ने कविता को साधा। तो समस्या आलोचना की है। और मेरे बहुत प्रिय जो आलोचक हुए हैं उनमें से मैं बार बार दोहराता हूँ, सुजान सोनटैग फेमिनिस्ट भी थी, और अब फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म या जिसको कहें आप पारंपरिकता, कहीं ना कहीं उनमें मुठभेड़ होती है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, सबको पढ़ना चाहिए, हिंदी में ना हो अनुवाद तो अनुवाद होना चाहिए, वो है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशंस। शुक्ल जी ने या हिंदी के तमाम आलोचकों ने सिर्फ उन्होंने व्याख्याएं की हैं, और उन व्याख्याओं की वजह से आज हमें, जैसे हम सबाल्टर्न हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, उसी तरह हमको सबाल्टर्न साहित्य की तरफ भी जाना चाहिए। कविताएं कभी ऐसा नहीं रहा कि इस देश में नहीं लिखी गई।
किनके द्वारा लिखी गई और किनको बाहर किया गया, इतिहास की तरह। इतिहास देखिए, आज तक जो भी रूलर होता है, शासक होता है, वो इतिहास नहीं बनाता, इतिहास का पुनर्लेखन करता है। उनमें बहुत सारी चीज़ें उसके काम की नहीं होती हैं, उनको वो पर्ज आउट करता है, ओमिट करता है। और जब हम आज हिस्ट्री को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, बहुत पहले पोस्ट मॉडर्निस्ट फुकुयामा का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कह दिया था कि इतिहास का अंत हो चुका है। दूसरे पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहा कि जैसे बोतल है, उसको खाली कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें डिज्नीफाइंग। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय कि इतिहास लिखा जा रहा है, डोंट फॉरगेट इट। अब लिखा जा रहा है ज़मीन पर, धरती पर, पृथ्वी पर। आपको आपत्ति हो सकती है, अगेन इट्स बीइंग रीरिटन, और हम वहीं हैं जहाँ थे। हमारी आवाज़ें, चाहे कविता की हों, चाहे कहानी की हों, वो साधनाएं ही हैं। और यह बात कल भी मैंने कही थी अपने वर्कशॉप में, और आज भी कह रहा हूँ। और एक अंत में थोड़ा सा कह देता हूँ, छोटी सी बात, कि इसका आपने दिया है हिंदी की आवाज़ें। मैं नहीं आ रहा था, पूछ लीजिए सौरभ से। मैंने कहा हम हिंदी की आवाज़ें हैं, शायद अब लग रहा है, लेकिन वहाँ की आवाज़ें हैं दक्षिण की, जो हिंदी हार्टलैंड से बाहर की आवाज़ें। और यही वह आवाज़ें हैं दक्षिण की या बियॉन्ड हिंदी हार्टलैंड की, जो कभी न कभी चीज़ों को बदलती हैं। मैं आपको एक और अंतिम बात बता देता हूँ कि जिसको आप हिंदी का मुख्य क्षेत्र कहते हैं, एक भी महान व्यक्ति को बताइए जिसने इस देश की पूरी बनावट को बदला हो। एक नाम लीजिए, जस्ट साइट वन नेम। गुजरात, बस नॉट हिंदी हार्टलैंड। यस, टेल मी वन। तो दक्षिण जाती है, पूरा भक्ति आंदोलन यहाँ से जाता है, अंबेडकर मध्य प्रदेश के वहाँ से जाते हैं, वो भी आप दक्षिण में ही काउंट करते हैं। हम लोग विंध्याचल के उस तरफ के लोग हैं। तो कहाँ की आवाज़ें हैं ये हिंदी की आवाज़ें हैं, लेकिन उस हिंदी की नहीं है जो हिंदी डोमिनेंट है। और यह आप मान के चलें। और जसिंता के पढ़ने के बाद मुझे लगता है कविता कभी उसी तरह संभव नहीं रहती आज, या शाश्वत के बाद कोई कविता संभव नहीं होती। तो यही मेरा कहना है। हो सकता है कि हर्ट कर गया हूँ, लेकिन हम लोगों को इतनी टॉलरेंस होना ही चाहिए कि हमें एक दूसरे को आहत करने की सहिष्णुता पैदा कर सकें। एक नई किताब है मेरी, वो कहीं मिलती नहीं है, और उसमें वो कविताएं हैं जो कहीं छपी नहीं हैं। तो वो कविताएं साइबर में हैं। तो इन्होंने, सौरभ ने वादा किया था कि मैं ले आऊँगा। उसका नाम है अंबर में अबाबील। तो अबाबील एक ऐसी चिड़िया है जिसके घोंसले आपको कहीं मिलते हुए, बनते हुए नहीं देख पाएंगे आप। और ये वही चिड़िया है जिसको माना जाता है कि मनुष्य की मानव सभ्यता ने जो घर बनाना सीखा, जो इंटीरियर डिविजन्स किए, तो वो सब उसमें किचन भी है, उसमें बेडरूम भी है, उसमें लिविंग रूम भी है, उसमें बैक डोर भी है भागने के लिए। और उसी से सीखा गया गुफाओं के बाद कि कैसे घर बनाए जाएं। और वो अबाबील अब बहुत रेयर है। पुराने जो पेड़ थे, दरख्त थे, जिनको अश्वत्थ वृक्ष माना जाता था, कीकर था, पेड़ था, बहुत सारे पेड़ थे, वो अब पेड़ ही नहीं है, वो वृक्ष ही नहीं है, उस तरह के मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं। तो कहाँ रहे? तो लगभग वो दिखाई तो देता है कभी कभी। और जो नदी के पुल होते हैं, पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे उसके घोंसले कभी कभी दिखते हैं। तो उसी अबाबील की तरह वो कविताएं ज़रूरी हैं, उन्हें बचाना चाहिए। तो आप दे दें तो मैं एक कविता उससे पढ़ता हूँ। एक कविता जब सब कुछ जेएनयू में घटित हो रहा था तब मैंने लिखी थी, काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी। वो कविता मैं सुनाता हूँ, थोड़ी सी अलग तरह की है, बहुत वोकल है, और कभी कभी कवि को बहुत वोकल होना पड़ता है।
सब ठाठ धरा रह जाएगा। तू आया है तो जाएगा, हम रोटी भात खाएगा। तू लोहा सोना खोदेगा, हम खेत में नागर जोतेगा। तू हीरा पन्ना बेचेगा, हम गाछ में पानी सींचेगा। तू सेल्फी फोटो खींचेगा, हम फटा चिथन्ना खींचेगा। तू पुलिस फौज संग नाचेगा, हम पोथी पन्ना बाँचेगा। तू ऊपर चढ़ इतराएगा, हम नीचे से मुस्कियाएगा। तू सरग नसैनी धाएगा, हम सागर बन लहराएगा। तू तोप तुपक से गरजेगा, हम झमझम पानी बरसेगा। तू शाही भोग उड़ाएगा, हम चना चबेना खाएगा। सब ठाठ धरा रह जाएगा, तू अपनी गत को पाएगा। तू घंटा शंख बजाएगा, हम कबीरा का पद गाएगा। तू छापा तिलक लगाएगा, हम खुसरो के दर जाएगा। मुफलिस को और सताएगा, मुफलिस को और सताएगा, तेरा लोहा गल जाएगा। तू पाया है तो खोएगा, हम खोया है तो पाएगा। थैंक यू। एक मैं पढ़ना चाहता हूँ जो है, ये कविता मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, मैं कई बार कह चुका हूँ। ये मैंने इटली में लिखी थी। और इस कविता का महत्व ये है कि तब तक कोरोना आया नहीं था, कोविड। तो मैंने कल भी कहा था कि कवि जो होता है वो कुछ उसके ऐसे वो होते हैं, वो भांप लेता है चिड़िया की तरह या चींटी की तरह। तो यह मैं सच बोल रहा हूँ कि कविता कोरोना के पहले लिखी गई थी। इसका शीर्षक है डर। फियर वायरस। कहाँ से आया ऐसा वायरस? फियर वायरस। किसी सड़ांध से भरे गंदे बजबजाते परनाले से, नगर पालिका के कूड़ा कचरा घर से, कूलर कुंड कुएं बांध बावड़ी के ठहरे हुए बासी विषैले पानी में जन्मे अजनबी किसी मच्छर के दंश से, किसी दुश्मन देश के बायोजेनेटिक लैब से, गुरु मंगल चंद्रमा शनि शुक्र जैसे किसी सुदूर पराए ग्रह नक्षत्र से, उपत्यका से, कोई उल्का या उड़न तश्तरी किसी असगुन वाली रात फेंक गई इसे धरती पर। कैसा डरावना है यह दौर, हर किसी के रोए खड़े हो रहे हैं। शिराओं में दौड़ रही है झुरझुरी, हर किसी निहत्थी निर्दोष नींद में भर गए हैं डरावने दुस्वप्न। दूसरे को देखते ही हर किसी की आंखों में है खौफ। कहाँ से आ गया यह बैक्टीरिया सर्वव्यापी? मुस्कुराहटें धोखा, विनम्रता कपट, वायदे छल, फकीरी लुटेरों का सम्मानित यूनिफॉर्म, पुलिस डाकू, विद्वान चाटुकार, संत बलात्कारी, कवि जुगाड़ू, एकता माफिया, नेता अपराधी, प्रतिभाएं ठग, हुनरमंद हैकर्स। ऐसी महामारी इतिहास में शायद कभी देखी नहीं गई। प्लेग, हैजा कॉलरा, चेचक, एड्स से भी प्राणघाती रोगाणु, परमाणु उपकरणों से भी व्यापक बड़ा विध्वंसकारी। बूढ़ा बाप अपने बेटे से सुरक्षा के लिए सरकार को भेजता है अर्जी। औरत अपने पति के डर से भागकर अजनबी किसी शहर में खोजती है अपना ठिकाना। फरहाद रोता है अपने घुटनों पर टिका हुआ, शीरी के सामने खोलता अपना कलेजा। मैंने अपनी हज़ारों हसरतों, करोड़ों जिंदगियों के सारे ईमान से भी ज़्यादा टूट कर बिखर कर हर जन्म मर मर कर तुमसे किया है बेइंतहा प्यार। हर आशिक नहीं हुआ करता मुजरिम, हर गम और गुस्से की जेब में नहीं होती तेज़ाब। शुक्र है कि जूलियट अपने कांपते होठों से अब भी चूमती है रोमियो का माथा। महिवाल जब डूबता है मिट्टी के कच्चे कपटी घड़े के साथ बाढ़ में उमड़ती नदी के भंवरजाल में, घाट पर सिर पटकती आज भी रोती है सोहनी। प्यार अभी भी है हर डर का एंटीडोट। दुआएं आज भी कर रही हैं दवा का काम।
बहुत लंबी है, मैं आप वाली पढ़ देता हूँ। एक कविता जो बहुत लोकप्रिय हुआ करती है, मैं वो पढ़ देता हूँ। एक सेकेंड। एक तो जो याद है सुना देता हूँ मैं अभी, जब तक खोज रहा हूँ कविता थोड़ी सी। ठीक, मिल गई। ये भी बहुत कम उम्र की कविता थी उस समय ये जेंडर डिस्कोर्स नहीं आया था और ऐसा डिवीज़न समझ में भी नहीं आता पहले बचपन में, बाद में अब आने लगा क्योंकि हमारे साथ साथ सभ्यता भी बूढ़ी हो रही है और जिसको पोस्ट मैच्योरिटी एज कह रहे हैं उसमें पहुंच रही है। और मैं गार्जियन पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी पढ़ता हूँ, तो जेंडर्स में भी अब काफ़ी डिवीजन्स हैं क्योंकि ही ही भी है। टॉयलेट्स कहाँ रहें किसके, ये इस पर और ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। तो अभी डिवीज़न होते चले जाएंगे, इतना मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है हम सब लोगों का कि मुझे लगता है कई बार इन सबको भूल करके जो कहते हैं ना कि प्रेम ही है जो स्थायी है, और अगर घृणा स्थायी है तो घृणा का एंटीडोट प्रेम ही है। तो उसी पर ये कविता है, बहुत कम उम्र में लिखी गई थी। आई रिमेंबर अराउंड 1975 76। कुछ बन जाते हैं, तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ, तुम मुझ में घुल जाओ। तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिस्री घुला दूध हूँ मीठा, मुझे एक सांस में पी जाओ। अब मैं मैदान हूँ तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ, मुझ में दौड़ो। मैं पहाड़ हूँ, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पेड़ हूँ, मुझे ज़ोर ज़ोर से झकझोरो और मेरी रुई को हवा की तमाम परतों में बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो। ऐसा करता हूँ कि मैं अखरोट बन जाता हूँ, तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुपकर उसे तोड़ो। गेहूं का दाना बन जाता हूँ मैं, तुम धूप बन जाओ, मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ। मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुका छिपी खेलो या कोंपल होकर मेरी किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत फूट जाओ। तुम अंधेरा बन जाओ, मैं बिल्ली बनकर दबे पाँव चलूँगा चोरी चोरी। क्यों ना ऐसा करें कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूँ नीले रंग का, तुम उसके भीतर की हवा बनकर फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि कुछ और बन जाते हैं। हम उदय जी की कविताओं में हमारा समय दर्ज है, तो अगर हम उसे पढ़ें तो एक तरह से हमें अपने समय की कमेंट्री मिलेगी और साथ में उसका एक बड़ा ही परिपक्व विश्लेषण मिलेगा। तो शुक्रिया उदय जी। इसके साथ ही हम अपना सत्र अब यहीं समाप्त करते हैं, मेरे ख्याल से समय भी हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।